आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स की दुनिया का, बहुत ही मजेदार भी है और बहुत मजा आएगा आपको पढ़कर। मतलब एक सीरीज की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देख लिया है डिमांड किसे कहते हैं, है ना। डिमांड किसे कहते हैं उसका एक लेक्चर रिकॉर्ड है। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरा समय कंटिन्यू कर देता हूं ताकि आप पुरानी चीजें याद आ जाएं और आप आगे की चीजों को भी ईजिली समझ पाएं। डिमांड का डिफिनेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि 5 चीजों का होना जरूरी है। जब वो पांचों चीजों एक साथ आ जाती है तो उसे हम डिमांड कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको डिजायर होना चाहिए, है ना। फिर उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, है ना। वो चीज अवेलेबल होना चाहिए, सर्टेन टाइम और सर्टेन प्राइस होना चाहिए। इस पांचों चीज एक साथ आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? डिमांड। फिर हमने आगे बताया लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड समझिए। यहां से आप ध्यान से देखेंगे इजिली बातें समझ में आएंगी, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होंगी। मैं आपको इससे पहले पढ़ाया डिमांड किसे कहते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या बातें बताई गई आपको मालूम है, याद है? बस यहीं से आगे स्टार्ट हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये सभी को पता होगा। क्या है बताओ? लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और जब प्राइस घटेगा ना तो डिमांड बढ़ जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसपे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं से कनेक्ट करता हूं। इस सीरीज को एक साथ समझें, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करूं, इसके कुछ और भी टाइप्स हैं, उसको बाद में देखेंगे। मैं कहूं लॉ ऑफ डिमांड में तुम लगा दो कितना, दैट इज कितना, है ना, कितना, इजिली समझने के लिए। कितना बोलकर तुम लॉ ऑफ डिमांड को देख लो। जब भी तुम्हें लॉ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना हो तो इजी डिफिनेशन में आपको बता रहा हूं। कितना प्राइस बढ़ने पर कितना डिमांड घट जाएगा। भाई प्राइस बढ़ने में डिमांड घटेगा ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कितना प्राइस बढ़ने पर कितना डिमांड घट जाएगा, और कितने प्राइस ही घटने पर कितना डिमांड बढ़ जाएगा। इसी की जांच को क्या बोलते हैं हम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी की मांग की लोच कहते हैं एक्चुअल में। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और भी टाइप हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर आपको अभी दिख जाएगा, देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा आगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं। जब हम बात कर रहे होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मगर कुछ न बोलूं कि भाई कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मानना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मानना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन पूछा जाए और अगर बातें क्लियर ना हो कि कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको प्रायोरिटी कौन से इलास्टिसिटी को देना है मालूम है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपको प्रायोरिटी देना है। क्योंकि मैंने बार बार एक बात समझाया आपको, इकोनॉमिक्स की दुनिया में देखो लॉ ऑफ डिमांड भी किस बात को लेकर बना हुआ है? प्राइस को लेकर बना हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन किससे है? प्राइस फैक्टर से है। मैंने इससे पहले भी आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, चेंज याद है? चेंज इन डिमांड याद है? प्राइस को लेकर स्पेशल फैक्टर था, याद होगा आपको। अदर फैक्टर के लिए अदर वर्ड, प्राइस के लिए स्पेशल वर्ड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर क्लियर ना हो
कि कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्रायोरिटी कभी भी प्राइस फैक्टर को दिया जाएगा, यह बात सबसे पहले अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी समझा रहा था, इलास्टिसिटी ऑफ, फिर बैक लेकर मैं आपको आता हूं। यहां पर बस सीधी सी बात है, कितना प्राइस बढ़ने पर कितना डिमांड घट जाएगा और कितने प्राइस के घटने पर कितना डिमांड बढ़ जाएगा, इसी की जांच को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं एक्चुअल में, इसकी जांच को। तो मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में समझा रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए। अब मैं आपको यह जानने की कोशिश मैं आप करूंगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घट जाता है? क्या, कितना? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं जवाब, वो उसका जवाब दीजिएगा, फिर इजीली आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, चिंता मत करना। अब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेब, चलो एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लो एप्पल 100 रुपए केजी बिक रहा है, 100 रुपए किलो बिक रहा है। अगर सेब का प्राइस 10% बढ़ा दे, प्राइस बढ़ा रहे हैं कितना परसेंट, 10%, ध्यान से सुनेगा, तो इसका डिमांड घटेगा ना? अरे बोलो, डिमांड घटेगा, यस या नो? कितना परसेंट? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। नॉर्मली आपके दिमाग में यही बात आती है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा, ये गारंटी नहीं दी जा रही है कभी भी कि जितना परसेंट प्राइस बढ़ाओगे उतना ही परसेंट डिमांड घटेगा। इट्स नॉट नेसेसरी, याद रखिए। और एक बात बता रहे हैं, कितना प्राइस, प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज आएगा, बट कितना परसेंट आएगा ये नहीं बताया गया है। सेम परसेंट प्राइस बढ़ाने पर, मतलब जितना परसेंट आप प्राइस बढ़ाओगे उतना ही परसेंट डिमांड घट जाए, ये गारंटी आपको कभी नहीं दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपने प्राइस बढ़ाया कितना परसेंट, 10%, और डिमांड घट गया 12%। इज इट पॉसिबल? हो सकता है यह भी कि प्राइस आपने बढ़ाया 10% और डिमांड घटा सिर्फ 8%। वो ये भी सकता है कि आपने प्राइस बढ़ाया 10% और इत्तेफाक से डिमांड घट गया 10%। ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या? यस या नो? यस। 100 रुपए जब हम सेब बेचते थे तो मान लो 100 किलो सेब बिकता था। जब हमने सेब का प्राइस 100 रुपए रखा था तो एक दिन में 100 केजी सेब बेचते थे मान लो। अब जैसे हमने प्राइस कर दिया 110, मतलब कि प्राइस 110 हो गया तो सेल 10% घट के 90 हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। या फिर हमने अगर इसको 90 कर दिया तो ये 110 हो जाएगा, 110 किलो बिकेगा, ये भी जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक बात पहले आप समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन क्या हुआ? ये जो पॉइंट है ना, नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एक बार में लेक्चर समझ में आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो एक बार और कंफर्म कर लोगे कूल माइंड से, तो इजीली फिर समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं। अभी तक के लेक्चर में बस इतना ही समझाया मैंने। लॉ ऑफ डिमांड में कितना जोड़ना है, कितना प्राइस बढ़ने पर कितना डिमांड घट जाएगा और कितने प्राइस के घटने पर कितना डिमांड बढ़ जाएगा, इसकी जांच को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। मैंने आपसे कहा कि प्राइस बढ़ाने पर डिमांड तो घटेगा, लेकिन ये 10% प्राइस बढ़ाने पर 10% ही डिमांड घटेगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। और ये कभी कभार हो भी जाता है कि हमने प्राइस बढ़ाया 10%,
डिमांड घट गया 10%, हो सकता है। अगला, प्राइस हमने बढ़ाया 10%, डिमांड घट गया 12%, इज इट पॉसिबल? यस। प्राइस बढ़ाया 10% और डिमांड घट गया 8%, इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, प्राइस में जितना चेंज किया, यहां पर डिमांड में चेंज उससे ज्यादा है क्या? तो जब प्राइस में होने वाले चेंज से, समझिए प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, इस केस को देखो, प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ? 10%, लेकिन डिमांड का चेंज कितना परसेंट है? 12%। तो प्राइस में होने वाले चेंज से डिमांड में होने वाला चेंज अगर ज्यादा है तो इसे बोलेंगे क्या? हाईली इलास्टिक। यहीं से समझिए, इसे क्या बोलेंगे? हाईली इलास्टिक। पॉइंट टू बी नोटेड। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, मजाक नहीं होता है ये, थोड़ा सा कूल माइंड होकर समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। मैंने इसको लिखा भी हुआ है, आप चिंता ना करें, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ये स्लाइड्स अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आगे की चीजों को देखने से पहले आप थोड़ी सी और देर मेरे साथ बने रहें, ताकि वो सारी चीजें इजीली समझ में आ सके। प्राइस में होने वाले चेंज से जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है, उससे ज्यादा परसेंट अगर डिमांड चेंज हुआ, मतलब राइट हैंड साइड ज्यादा है, चेंज ज्यादा है, तो इसे क्या बोलोगे? हाईली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? बोलो, हाईली इलास्टिक। लेकिन प्राइस में होने वाले चेंज से डिमांड में होने वाला चेंज कम है, तो इसे क्या बोलोगे? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। और अगर बराबर है तो इसे क्या बोलोगे? इलास्टिक। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात कंफर्म कर लो, और आगे की बात में एक बात और समझाता हूं। प्राइस में चेंज बढ़ने पर होता है या घटने पर भी होता है? प्राइस घट गया तो क्या बोलोगे? चेंज नहीं बोलोगे क्या? मैंने लास्ट क्लास में बताया है, लास्ट लेक्चर को कंफर्म कर लीजिए, दोनों ही चेंज कहलाता है। बढ़ना भी चेंज होता है और घटना भी चेंज होता है। अब मैं इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड करता हूं, फिर आप देखोगे कि चीजें समझ में आएंगी आपको। मैं यहां पर हर बार बढ़कर दिखा रहा था ना, अब मैं थोड़ा सा घटा कर दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्राइस घटेगा 10%, तो हो सकता है डिमांड बढ़ जाए कितना परसेंट? 10%। पॉसिबल है क्या? प्राइस घटेगा 10%, तो हो सकता है डिमांड बढ़ जाए कितना परसेंट? 12%। प्राइस घटेगा 10%, तो हो सकता है डिमांड बढ़े सिर्फ 8%। देखो, यहां पर इंक्रीज करवा रहे हैं प्राइस को, तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? और यहां पे प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही चेंज है ना, बढ़ना और घटना दोनों चेंज है। बस आपको ये ध्यान रखना है। मैं बहुत आराम से इसी एग्जांपल के साथ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट ज्यादा है, बराबर है तो इलास्टिक, ज्यादा है तो हाईली इलास्टिक, और कम है तो लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। यहां देखो, प्राइस यहां पर चेक करिए, प्राइस में चेंज कितना परसेंट और डिमांड में चेंज कितना परसेंट, तो इसको क्या बोलोगे? हाईली इलास्टिक। ये लेस इलास्टिक मैंने बताया था आपको। प्राइस में होने वाला चेंज कितना परसेंट है? 10%। और रिजल्ट कितना है? प्राइस का रिजल्ट कितना है? डिमांड का रिजल्ट, डिमांड जो रिजल्ट है मान लो, ये कितना परसेंट? 8%। तो इसे क्या बोलोगे? लेस इलास्टिक। अब अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है, मैं आगे के लेक्चर में उसे भी डिफाइन करूंगा। वो सारी चीजें मैं एक साथ लेकर आऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अलग अलग गुड्स का नेचर अलग अलग होता है। वो लेस इलास्टिक होता है, कोई हाईली इलास्टिक होता है, सुपेरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कंफर्ट्स वगैरह वगैरह। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, पहले इस बात को कंफर्म कीजिए। अब गौर कीजिएगा, आप आगे के मुद्दे को डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन जो दिया हुआ है, जो बुक का लैंग्वेज होता है वो ना थोड़ा सा अलग होता है। मैंने आपको अपने लैंग्वेज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा दिया है। अब आइए बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब इसको देखेंगे तो इजीली समझ में अब आ जाएगा आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर करना मतलब जांच करना, डिग्री
of responsiveness of quantity demanded of goods to change in its price, ध्यान दीजिए, its price, income of the consumer or price of related goods. Sorry. Accordingly, we have three concepts of elasticity of demand. डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से होता है या अदर फैक्टर्स की वजह से भी होता है? हम क्या जांचना चाह रहे हैं मालूम है? अब देखो, मैंने पहला डिफिनेशन क्या बताया, पहले इस बात को फीड कर लो। इस अगर मैंने कहा सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो क्या समझोगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ रहे हो क्या? सिर्फ मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन उसको समझना है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप है? तीन। दूसरा क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से समझिए, कौन कौन है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले जो हमने अभी तक जो डिफिनेशन बताया आपको, वो कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन दिया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन दिया। कौन सा बोलो जल्दी? दैट वाज डिफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं प्राइस को बढ़ा और घटा कर दिखा रहा था आपको। लेकिन डिमांड में जो है ना, चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं होता है, और भी चीजों की वजह से होता है। इनकम बढ़ने पे भी, इनकम बढ़ने पर क्या होता है? डिमांड बढ़ भी सकता है और घट सकता है। इनकम बढ़ेगा, समझिए, इनकम बढ़ेगा तो सुपेरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा और इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटेगा। उसी तरह से अगर इनकम घटेगा तो सुपेरियर गुड्स का डिमांड घटेगा और इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। अगर हम इनकम को ध्यान में रखते हुए डिमांड में होने वाले चेंज के डिग्री को पता करना चाहते हैं, इनकम फैक्टर को दिमाग में रखते हुए, देन दैट विल बी कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब रिलेटेड गुड्स को दिमाग में रखते हुए अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जांच करते हैं, उसका डिग्री का पता लगाते हैं, रिलेटेड गुड्स मैंने बताया था ना आपको, तो उसको क्या है, लास्ट लेक्चर को आप जरूर कंफर्म करें आगे की चीजों को देखने के लिए। वैसे मैंने आपको फिर भी बताया कि अगर इसके अलावा रिलेटेड गुड्स लाइक टी एंड कॉफी, पेट्रोल एंड कार, है ना, कंप्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स, इन सारी बातों की वजह से, अब जैसे मैंने बताया ना कि अगर चाय का प्राइस काफी बढ़ जाएगा तो कॉफी का डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एम आई राइट? यह है रिलेटेड गुड्स का इंपैक्ट। पेट्रोल का प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, कार का प्राइस स्टेबल है फिर भी उसका डिमांड घट जाएगा। यह रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट है। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कितने तरह से चेक करते हैं? तीन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने जो यह आपको पहले बताया था, कितना प्राइस बढ़ने पर कितना, ये बड़ा इजी डेफिनेशन है, खुद का के द्वारा किया गया शोध है। आप इसको बहुत इजीली, इस बात को अगर याद रखोगे तो चीजें समझ में आ सकती है आपको। लेकिन अगर आपको सीधे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे कि ये प्राइस, मतलब के डिमांड में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आता है, किसकी वजह से चेंज आता है? किसकी वजह से चेंज आता है? प्राइस, इनकम या रिलेटेड गुड्स की वजह से जो चेंज आता है, उसके डिग्री को मेजर करने ही क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इस तरह से हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने कंसेप्ट्स हैं? कितने हैं बोलो? तीन। वैसे हिंदी भी लिख दिया गया है। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के लिए मांग की गई मात्रा की प्रतिक्रिया की डिग्री की माप करता है। तदनुसार हमारे पास मांग के लोच के तीन अवधारणा है। कौन कौन? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब गौर कीजिए, अब जो हम आगे बात करने जा रहे हैं वो प्राइस फैक्टर को दिमाग में रखकर करने जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अगर फैक्टर क्लियर ना हो तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू प्राइस फैक्टर। एम आई राइट? अब आइए यहां से आगे के कंसेप्ट को चेक कर लीजिए। आगे कह रहा है डिफिनेशन, अभी हम किसके बात है, अभी हम बात किसकी करने वाले हैं?
अब हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस मैंने आपको बताया द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द चेंज इन प्राइस। भाई मैंने कहा ना, प्राइस बढ़ने पर या घटने पर मतलब कितने परसेंट प्राइस में बदलाव हो तो कितना परसेंट डिमांड चेंज हो रहा है, इसी की जांच को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाए सिर्फ, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू प्राइस फैक्टर। लेकिन अगर ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन पूछा जाए तो आपको तीनों फैक्टर के बारे में विचार करना पड़ेगा, तीनों फैक्टर पे आपको चीजें डिफाइन करनी है। अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पे 5 डिग्रियां मिलेंगी। वैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला, आगे आपको काम आएगा। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यह है किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, यानी कह सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। ऊपर क्वांटिटी का और नीचे प्राइस का चेंज लिख दीजिए, वो डिग्री समझ में आ जाएगा आपको। अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब यहां पर चेक करिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। 5 चीजें आपको दिखेंगे यहां पर, मैं पहले आपको दिखा देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी या इलास्टिक डिमांड, उसके बाद है मोर इलास्टिक डिमांड जिसको हम हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं, और इसके आगे क्या है बोलो, लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। हमने आपको 3 पहले बता दिया है, 2 के बारे में बता दो कि ये दोनों पॉसिबल ही नहीं होता है। यहां से चेक करते हैं। When at a given price the quantity demanded rises to any level, the demand is said to be perfectly elastic। तो पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट वर्ड जहां भी इकोनॉमिक्स में आ जाए तो आप कहना कि ये काल्पनिक है, ये पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आप आगे पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्ट को करो साइड। कह रहा है कि when at the given price the quantity demanded rises to any level, बढ़ता है कितने, any level, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक इट कैन बी सेड कि यह काल्पनिक होता है, यह पॉसिबल नहीं होता है। हमें कितने मुद्दों पर ध्यान रखना है बताएं, 3 चीजों पर ध्यान रखना है। हाईली इलास्टिक रिजल्ट 3 ही जगह से मिलेगा आपको, या तो वो हाईली इलास्टिक होगा, या वो इलास्टिक होगा, या लेस इलास्टिक होगा। हाईली, लेस। अब आप इसको याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले बोलो परफेक्टली इलास्टिक और फिर बोल दो परफेक्टली इन इलास्टिक। 2 चीजें संभव नहीं, साइड करो। अब जो 3 बचता है ना, 5 टाइप होता है इसका डिग्री, 2 पहले बोल के साइड करो। अब बचा 3। हाईली को ऊपर रखो, मिडिल को बीच में रखो, क्लियर, और लेस को नीचे रखो। हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, लेस इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, लेस इलास्टिक। अब हाईली इलास्टिक किसे कहेंगे, मैंने आपको बता दिया अभी। प्राइस में होने वाले चेंज से डिमांड में होने वाले चेंज ज्यादा हो तो उसे क्या बोलोगे, हाईली इलास्टिक। मैं यहां पर आपको बस समझा रहा हूं, ध्यान दो, यही था ना। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक मैंने आपको बताया, वहां पर क्या रहा ना, इफ विथ चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन डिमांड एट ऑल। चेंज में, प्राइस में चेंज होने पे डिमांड में कोई चेंज हुआ ही नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर तो लॉ ऑफ डिमांड ही फेल कर जाएगा ना, तो इसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। मैंने पहले बता दिया। इन दोनों चीजों को, केसेस को साइड कर दो आप। मतलब साइड कर दो का मतलब डिफिनेशन ही याद ना रखो, ऐसा मैंने नहीं कहा। अब ये कह रहे हो यदि कीमत में परिवर्तन के साथ मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग पूर्णतः बेरोजगार हो जाती है। लेकिन हमने क्या कहा, परिवर्तन होगा, बी पॉजिटिव। अब आइए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब इफ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस आर इक्वल। क्या मैंने कहा, इक्वल अगर होगा तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या सीधे इलास्टिक बोल दो, यूनिटरी। समझ में आ रही बात, कि जब प्राइस में चेंज 10% तो डिमांड में भी चेंज कितना परसेंट, 10%, दैट विल कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब अगर कह रहा है मोर इलास्टिक, इट कैन बी सेड हाईली इलास्टिक ऑल्सो। जब प्राइस में होने वाला चेंज से डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है, मतलब प्राइस में चेंज हुआ कितना परसेंट, 10%, लेकिन डिमांड में चेंज हो जाए कितना परसेंट,
12%, इसे क्या बोलोगे? हाईली इलास्टिक। अब यहां पे देखो प्राइस में हुआ चेंज 10%, डिमांड में हो गया चेंज 10%, तो इसे क्या बोलोगे? यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? अब आइए लेस इलास्टिक किसे कहेंगे? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर प्राइस में चेंज हुआ कितना परसेंट? 10%, और अगर डिमांड में चेंज हुआ 8%, 3%, 6%, 7%, मतलब राइट हैंड साइड का रिजल्ट कम है तो लेस इलास्टिक, राइट हैंड साइड का रिजल्ट ज्यादा है तो क्या? हाईली इलास्टिक, है ना? अच्छा देखो, लेस इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, इसको इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक दोनों कहते हैं, हाईली या मोर भी कह सकते हैं आप। क्लियर? तो अगर प्राइस में होने वाले चेंज से डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है, दैट विल बी हाईली इलास्टिक। अब चेंज में दोनों आता है, ध्यान रखिए, प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बदलेगा और प्राइस घटने पे भी डिमांड बदलेगा, ये याद जरूर रखिए। प्राइस बढ़ा 10%, डिमांड घट गया 20%, हाईली इलास्टिक। प्राइस घटा 10%, डिमांड बढ़ गया 12%, हाईली इलास्टिक। अगर प्राइस के चेंज होने पर, मान लो प्राइस घटा 10%, प्राइस घटा 10%, डिमांड तो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा 6%, कौन सा इलास्टिक? लेस इलास्टिक। रिजल्ट कम है बाद वाला, लेस इलास्टिक। प्राइस बढ़ा 20%, डिमांड कम हुआ 14%, क्या बोलेंगे इसको? लेस इलास्टिक। डन? मेरे ख्याल से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर एक से ज़्यादा बार आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे कंफर्म कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।